नमस्कार, आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। तो बात पच्चीसी में हमने एक चर्चा आरंभ की थी पिछले भाग में कि टुवर्ड्स न्यू एंड वाइब्रेंट इंडिया। उसके दूसरे भाग में हम कुछ आंकड़े सामने रखेंगे, कुछ घटनाएं सामने रखेंगे, कुछ तथ्य सामने रखेंगे। क्योंकि यह जो एक मोदी विरोध का एक जो वितंडा है और उसके वितंडाबाज हैं, और उसमें आश्चर्य की बात यह है कि उसके अंदर बहुत सारे कलाकार लोग हैं, पेंटर हैं, लेखक हैं, जिन्हें माना जाता है कि वो मानवीय भावनाओं के मतलब उस पर बड़ा ध्यान रखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन ये एक विचित्र बात है कि बिहार में जो जंगल राज का जो भयानक दृश्य था 1990 से लेकर के 2005 तक, यानी कि 15 साल का जो एक काला खंड था, जिसमें दर्जनों जो है वो सामूहिक हत्याकांड हुए। जातियों के बीच के अंदर जो है ना वो अलग अलग तरह की घृणा फैलाई गई। लालू यादव उसके संस्थापक थे और वो ये कहते हुए पाए गए कि भूरा बाल साफ करो। उसका मतलब साफ है, यानी कि कुछ जातियों जो अगड़ी जाति हैं उनको साफ कर दो। तो इस तरह की घृणा फैलाने के बाद में जो भी बिहार का नष्ट हुआ, एक वैभवशाली मगध काल का जो एक लंबा एक इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, उसे धता बता करके और तथाकथित गरीबों के मसीहा बन के जिस तरह से सभी लोगों का संहार किया गया, एक गुंडा राज स्थापित किया गया जिसे जंगल राज कहा गया। और उस जंगल राज को याद करके अभी पिछले दिनों हुए चुनाव में, जिसके परिणाम 14 नवंबर को चाचा नेहरू साहब के जन्म दिवस पे आए, उसमें सारी पुरानी अवधारणाओं और उनसे मुक्त कर दिया कि किस तरह से लोग त्रस्त थे कि वो उन्हें वो जंगल राज, जहाँ पे बेटियों बच्चों माताओं बहनों सुरक्षित नहीं है, जिसमें कोई भी कल कारखाना लग नहीं सकता, जिसके कारण सारे उद्यमी छोटे और बड़े तो पहले ही भाग गए थे, मध्यम दर्जे और छोटे उद्यमी भी वहाँ से भाग गए। और अंत में परिस्थिति ऐसी हुई कि समाजवाद की डुग्गी पीटने वालों के कारण पूरे का पूरा प्रदेश एक प्रवासी जो है वो श्रमिक पैदा करने वाला प्रदेश रह गया, जिसके कारण वहाँ पे कोई रोजगार के जीविका के साधन बचे नहीं। तो उन्हें अलग जाना पड़ रहा, पूरे देश में जाना पड़ रहा है, और किन्हीं कारणों से कई जगह उन्हें अलग तरह की प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये तो एक बैकड्रॉप हो गया। और उस जंगल राज की जिस तरह से लोगों ने लथेड़ दिया, और जंगल राज के संस्थापकों और उनके उत्तराधिकारियों को जिस तरह से लोगों ने जो रिजेक्ट कर दिया, तो उस पे बहुत सारे तथाकथित कलाकार, लेखक, पेंटर जो कि मानवीय भावनाओं से उद्वेलित हो जाते हैं, जिन्हें गरीब की बड़ी चिंता है, जिन्हें पिछड़ों की बड़ी चिंता है, जिन्हें महिलाओं की और बच्चियों की बड़ी चिंता है वैसे तो कहने पे, लेकिन वो ही जंगल राज को पोषित करने में सबसे आगे रहे। और जो जंगल राज का जो दुस्वप्न था, वो जो उस समय जो लोग कोई जो बच्चे थे वो अब जवान हो गए, जो जवान थे वो अधेड़ हो गए, और जो अधेड़ थे वो वृद्धावस्था में चले गए। लेकिन वो 20-25 साल पहले का भयानक कालखंड किसको याद नहीं है, और उन्हें याद करना ही पड़ा। और वो याद दिलाया जिसे सोशल मीडिया कहा जाता है, जिसको रवीश कुमार और उसके भांड, रवीश कुमार भी एक भांडी है और उसके साथी भांड, उसमें कई तरह के लोग हैं, वो कुछ और तरह से उसको परिभाषित करते हैं। तो ये सभी लोग इंक्लूडिंग रवीश कुमार एंड ऑल हिज गैंग, वो चाहते थे कि जंगल राज लौटे, लालू का साम्राज्य लौटे, और सारे के सारे जो दंडित तारा चोर हैं और जिस तरह के भी और सांड की तरह से बेलित और जेलित लोग हैं, उनका राज लौटे, लेकिन वो लौट नहीं पाया। और कुछ दिनों पहले एक दृश्य था कि कोई एक लालू जी की पार्टी का आदमी, उसको टिकट नहीं मिला और वो छाती फोड़ फोड़ के कह रहा था, जमीन पे लौट रहा था, कह रहा था कि 25 से ज़्यादा इनकी सीट नहीं आएगी।
तो 243 में से 25 पे ये पार्टी, जिसने मुख्य रूप से गरीबों का मजाक उड़ाया, उनको त्रस्त किया, बिहार की जनता को त्रस्त किया, वहाँ के श्रमिकों को मजबूर किया कि वो अन्य प्रदेशों में जाकर के अपनी जीविका ढूंढें, और एक हाहाकार का माहौल बना 15 साल तक। 1990 से लेकर 2005 तक उसकी याद, उस रक्तपात में, जिसमें पता नहीं कितने दर्जनों सामूहिक जो हत्याकांड हुए, उसको भूल कौन सकता है। लेकिन ये जो रवीश कुमार नाम का जो भांड है और उसके जो साथी हैं, उसके जो पूजक हैं, वो ये चाहते रहे कि ऐसा बताया जाता है कि रवीश कुमार जब वहाँ से निकला था अपने गांव में तो कोई सड़क नहीं थी, लाइट नहीं थी। आज उसके गांव में सड़क भी है और लाइट भी है। ये पिछले 10 साल में हुआ है, 10-20 साल में हुआ है। लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर है। वो असली, जिसको कहते हैं ना कि गोदी मीडिया, क्योंकि ये जिस एनडीटीवी में काम करता था, उस एनडीटीवी के कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के निवास में बड़े ही छाती ठोक के खुलेआम होते थे। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर आज का जो एनडीटीवी है, जो अडानी साहब के पास चला गया है, उसका कार्यक्रम प्रधानमंत्री निवास और उसमें हो जाए राष्ट्रपति भवन में, तो यही गोदी मीडिया का भोंपू, तथाकथित गोदी मीडिया, जो कि खुद गोदी मीडिया, कितना हल्ला मचाएगा और उसके साथ ही लोग किस तरह से छाती कूटेंगे, विलाप करेंगे कि देश में प्रजातंत्र समाप्त हो गया, जो है वो देश के अंदर फलाने का राज, अडानी का राज हो गया, वगैरह वगैरह, सब कुछ बिक गया, बिक जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो हमने एक पृष्ठभूमि सामने रखी, क्योंकि ये बहुत सारे जो लोग हैं जो कि ये जो असली गोदी मीडिया का जो एक विदूषक है, भांड है रवीश कुमार, उसके प्रशंसक हैं ये। उसके उल्टे सीधे वीडियो डाल करके कुछ ऐसी बातें स्थापित करने का एक ऐसा हल्का सा, एक ओछा सा प्रयास करते हैं जिसके अंदर सत्य जो है वो डूब जाएगा और असत्य की विजय हो जाएगी। तो उनके लिए कुछ आंकड़े रखने आवश्यक हैं, लेकिन ये लोग आंकड़ों पे कभी बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ हवाबाजी करते हैं। और ये रवीश जो है ये हमेशा हवा, क्योंकि हिंडनबर्ग करके कहाँ कूद पड़ा था ये। यानी कि इस देश का एक उद्यमी आगे बढ़े, दुनिया में प्रोजेक्ट करे, इजराइल में प्रोजेक्ट करे, तो इजराइल जैसा कंट्री जो कि टेक्नोलॉजी में और बिजनेस में और इनोवेशन में इतना आगे है, वो किसी के कहने पर जो है अडानी को काम दे देगा। लेकिन उनकी भी कोई रणनीति होगी, और लंका का पोर्ट भी जो अडानी को मिल जाए तो हमारे देश के उद्यमियों को गला घोंटने की जो है ना वो सिफारिश करने वाले, गला घोंटने वाले ये तथाकथित समाजवादी और वामपंथी, ये जो भांड है, क्या कहते हैं, रवीश कुमार, ये वामपंथी तो है। इसको ध्यान करना चाहिए कि जब ये अपने गांव से निकला था तो क्या वहाँ सड़क थी, क्या वहाँ पे लाइट थी, क्या वहाँ इंटरनेट था? नहीं था। अब हो गया है, ये बताया जा रहा है, कुछ विद्वान मित्रों ने बताया है, लेकिन ये उसकी चर्चा कभी नहीं करेगा। ये ऊट पटांग बात की कचाव करेगा कि हाँ पे जो है ना वोट चोरी हो गई। अगर वोट चोरी सचमुच में हो गई, अगर आपके घर में चोरी हो गई है तो आप रिपोर्ट लिखवाइए, आप पुलिस स्टेशन जाइए, तो आप भी जाइए ना अपने तथ्य लेके। लेकिन वो तो हिम्मत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक वितंडाबाजी और एक गड़बड़ झाले के अंदर एक नैरेटिव बनाना, और उसके जितने भी चेले चांटे हैं, और जिसमें से आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, लेखक हैं, पेंटर हैं, उन सब की ऐसी मति मारी गई है कि वो सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते, और जो है वो झूठ के साथ में खड़े रहने में वो समझते हैं कि बड़ी वीरता वो कर रहे हैं। लेकिन ये अजीब बात है कि ये एक माइंडसेट है, ये एक वो बात है कि हम सत्य को तो मानेंगे नहीं, क्योंकि सत्य तो वही है कि जो हम मानते हैं, कहते हैं और बोलते हैं, बाकी सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तो ये एक प्रभाव है, और ये परिस्थिति में, इस विवश परिस्थिति में उसको पिछले 11 साल में मोदी जी और योगी जी ले आए हैं। तो कुछ
आंकड़ों की मोटी मोटी बात कर लेते हैं, फिर अगले भाग में फिर और बात करेंगे। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, उसके ऊपर ये जितने भी वितंडाबाज हैं, जितने भी ये भांड हैं, असत्य के भांड हैं, ये कभी बात नहीं करते। ये अंट शंट बातें करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। अगर आप सत्य कह रहे हो कि सचमुच में वोट चोरी हो गई है, तो आप डेफिनेटली अपने जितने भी आपके साक्ष्य हैं उनको लेकर के अदालत में जाइए, इलेक्शन कमीशन में जाइए, जहाँ भी जा सकते हैं जाइए। लेकिन ये सब वो नहीं करेंगे, लेकिन इनको सिर्फ अफवाह फैलानी है। तो हाईवे की बात कर लेते हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले बात करें ना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, भाई एक देश की एक अमेरिका की एक बात होती है कि अमेरिका इसलिए ग्रेट है क्योंकि वहाँ रोड्स हैं। लेकिन सब यानी कि रोड्स बनी, कम्युनिकेशन बना, हर गांव का आदमी चल के जा रहा है। आज बिहार में वो स्थिति हो चुकी है कि गांव की रोड भी जो है ना वो बिल्कुल अच्छी बन चुकी हैं। जो कि जब ये जो भांड है रवीश कुमार, ये अपने गांव से निकला होगा और इसके और साथी भी, उस समय क्या स्थिति थी, और आज ये जाके देखेगा तो उन्हीं सड़कों पे ये सरपट दौड़ेगा, लेकिन झूठी बातें करेगा। तो कुल मिला के भाई है कि हाईवे के इन्वेस्टमेंट में 500% का परिवर्तन हो गया है, और 37 किलोमीटर रोड पर डे बन रही है, जो कि पहले 12 किलोमीटर पर डे बनती थी। और इसके अंदर जो है वो जो हाईवे का नेटवर्क है वो पहले 91,000 किलोमीटर था, जो कि अब बढ़ के 1,76,000 किलोमीटर के आसपास में पहुंच चुका है। यानी कि करीब करीब आधे से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। और जो ये चार लेन की जो लेंथ है वो 2.5 गुना बढ़ करके 18,000 यानी कि 19,000 किलोमीटर से ले बढ़ करके 46,000 यानी कि 2.5 गुने के करीब बढ़ चुकी है। लेकिन ये बात इन संख्याओं पे, रोड पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रेल पर, यानी कि एक वामपंथियों का एक देखिए कि बहुत सारे वामपंथी मित्र क्या करें, ड्रामे में काम करते हैं तो वामपंथियों से ही पाला पड़ता है। और इस तरह का ड्रामे का, लेखन का, फिल्मों के क्षेत्र में वामपंथी भरे पड़े हैं। तो वो उसमें जो है इतनी हंसी उड़ाते हैं ये लोग, जिसमें समझ नहीं है कि इन्होंने कितनी हंसी उड़ाई है वंदे भारत ट्रेन की। क्योंकि इन लोगों को तो कुछ मालूम नहीं है कि वंदे भारत का निर्माण एक कितनी बड़ी टर्नओवर है, एक कितनी बड़ी महत्वपूर्ण घटना है भारत के रेल क्षेत्र में और टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में। क्योंकि हमने शॉप फ्लोर पर थोड़ा बहुत काम किया है, कुछ मशीनें बनाई हैं, तो उस बात को समझते हैं कि कितना मुश्किल और कितना दूभर कार्य था। ट्रेन 18 महीने में बनी, जबकि रेलवे बोर्ड जो था वो पूरी तरह से स्पेन से या यूरोप से कोई ट्रेन लेने की पूरी की योजना बना चुका था। उसको वापस भेजा। किसने वापस भेजा कि क्या आप इतने समय से आपकी हिस्ट्री हो गई, आप ट्रेन नहीं बना सकते? तो फिर उसका जिम्मा लिया रेलवे के एक बहुत ही जो है वो प्रतिभाशाली इंजीनियर मनी ने, और उन्होंने ट्रेन बना दी और आज 100 से अधिक ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन इतना वितंडा करते हैं कि ये खाली चल रही हैं वगैरह वगैरह। भाई खाली क्यों चलेंगी? आप समझो कि इतना लंबा हमारा 150 साल से भी अधिक का 190 साल का 1800 पता नहीं कब से 1900 से समझ लीजिए 100 साल से ऊपर का इतिहास है रेलवे का। हमारी एवरेज स्पीड क्या थी दुनिया में? आज 600 किलोमीटर की स्पीड से और उससे अधिक भी गाड़ी चल रही है। हमारे क्यों नहीं चली? क्योंकि हमने कभी जो है प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ाया ही नहीं। हमने चापलूसों और अपने चमचों को आगे बढ़ाया। मतलब राजतंत्र ने, देश का जो राज चला रहे थे, उन्होंने चमचों और चापलूसों को आगे बढ़ाया। अब ये बात कहनी ठीक नहीं है, इसके अर्थ निकाले जा सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो अनपढ़ लोग थे वो रेलवे मिनिस्टर होते, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ रेलवे होते थे। और पहली बार हुआ है, शायद अगर कोई गलती है तो बता दे, कि रेलवे का मिनिस्टर एक बहुत ही प्रतिभाशाली और प्रतिष्ठित इंजीनियर है। तो ये कैसे हो गया? पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले के जो परिवारवादी शासन था उसमें अपने से नीचे दबे हुए अपने चमचों को मंत्री बनाने का और मुख्य पार्ट देने का था। तो हमने बात की कि रेलवे का नेटवर्क किस तरह से बदला है, सड़कों का नेटवर्क किस तरह से बदला है, और इसी तरह से जो है वो पोर्ट का नेटवर्क, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। दुनिया में
दुनिया के ट्रेड में भारत का जो है वो योगदान सिर्फ 1.5% का क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ सड़कें नहीं हैं, हमारे यहाँ रेल, हाई स्पीड रेल नहीं है, हमारे यहाँ पोर्ट नहीं है। पोर्ट पे कौन ध्यान दे? वे जिस तरह के लोगों ने मंत्री थे, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है, पोर्ट का और उसकी कनेक्टिविटी का निर्माण हो रहा है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले जो केरल के पास में भी जिंगम बनाया जा सकता था, वो नहीं बनाया गया। अब तो आप देखिए अंडमान निकोबार में जो एक पोर्ट बनाया जा रहा है, उसका विरोध हो रहा है कि उसके वहाँ से वातावरण नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो सामरिक महत्व है, जो कमर्शियल इंटरेस्ट है, उसका भी समाजवादियों और वामपंथियों को कमर्शियल इंटरेस्ट से क्या मतलब है? उनको तो सिर्फ गाल बजाने हैं, नारेबाजी करनी है। तो हमने बात की कुछ मुख्य बातों की, एक माइंडसेट की, जो कि एक विचित्र स्थिति है कि देश के तथाकथित बुद्धिजीवी, लेखक, पेंटर, नाटककार, सिनेमा बनाने वाले, डायरेक्टर, लेखक, उनके दिमाग पे कितना बड़ा एक कूड़ा छाया हुआ है कि वो एक रवीश कुमार जैसे झूठे भांड की जो है ना वो उसकी डफली बजाते रहते हैं, उसके असत्य को सत्य मान के चलते हैं, अमूर्त सत्य मान के चलते हैं, गॉस्पल ट्रुथ। तो ये 2-3 बातें हमने की इस परिप्रेक्ष्य में, और जो एक वितंडा फैलाने वाले लोग हैं उनको हमने चिन्हित भी किया। उसमें हमारे कई मित्र हैं। अब क्या करें, मित्र हैं तो हैं, लेकिन सत्य तो कहना पड़ेगा। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।